हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोर्टल लैब। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर अर्ली लाइफ के बारे में बात करें उनके, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, जो कि गुजरात में है। 13 साल की उम्र में उनका कस्तूरबा गांधी के साथ शादी हुई थी एंड 29 सितंबर 1888 को वो साउथहैम्पटन पहुंचे थे लॉ की पढ़ने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए, जो कि इंग्लैंड में। एंड देन 1891 27 मई को वो लॉयर बने थे इंग्लैंड में, जो कि 22 साल की उम्र में वो लॉयर बन गए थे। एंड देन वो वापस मुंबई आ गए, जो कि उस टाइम पे उनका नाम, उस मुंबई का नाम बॉम्बे था, को हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं एंड माया नगरी भी बोलते हैं इसको, तो ये याद रखिएगा। 1891 में जब उन्होंने इंग्लैंड से अपनी लॉ की स्टडी पूरी की तो वो वापस बॉम्बे आ गए थे, जैसे कि मैंने पिछला बताया। देन 1891 से 1893 2 साल तक वो एज अ लॉयर स्टैब्लिश नहीं हो पाए, तो उन्होंने 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट लिया साउथ अफ्रीका में। यहाँ साउथ अफ्रीका में इन अप्रैल 1893 वो साउथ अफ्रीका चले गए, जो कि डरबन में गए, जो कि साउथ अफ्रीकन स्टेट ऑफ नेटाल में है। 1893 में एक मुस्लिम गुट ने उनको ऑफर किया, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिटोरिया में लीगली। तो गांधी जी ने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। और अगर हम बात करते हैं प्रिटोरिया की, तो ये कैपिटल है ट्रांसवाल इन द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका का। 7 जून 1893 जब मुस्लिम गुट का ऑफर एक्सेप्ट करके गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे, तो एक अंग्रेज ने गांधी जी को फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में बैठने से मना किया, क्योंकि उनका रंग सांवला था। इस कारण उन्होंने उनको बोला कि आप ट्रेन के आखिरी बोगी में जाके बैठ जाइए। जब गांधी जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट भी था, देन उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। और इस स्टेशन पे जो हादसा हुआ था, इस स्टेशन का नाम है पीटर मार्टिस बर्ग। ये याद रखिएगा। 1894 में जब ये रंग भेद का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उन्होंने, गांधी जी ने एक खुद की पार्टी बनाई, नेशनल इंडियन कांग्रेस। बात करें अगर सत्याग्रह की, तो ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता था सिस्टम के खिलाफ, जो कि 2 फॉर्म में किया जा सकता है। एक पहला सिविल डिसोबीडियंस और दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1906 में अगर पूछा जाए साउथ अफ्रीका में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं 1906 में। गांधी जी ने एक ऑर्गेनाइज किया मास, बहुत सारा, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को इकट्ठा किया, इस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन के बारे में बताया करने को सिस्टम के खिलाफ, और जिसको उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। सिविल डिसोबीडियंस के बारे में और बात करें तो ये सिस्टम को पैरालाइज करने की बात होती है। कैसे? उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ के और ना मान के। ये क्यों सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी जी ने किया था 1906 में? क्योंकि साउथ अफ्रीकन सरकार ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया था इंडियंस के राइट के ऊपर, और वो हिंदू मैरिजेस, जो हिंदू की शादियां होती थी, उनके मानने से भी मना किया था। बात करें अगर रिटर्न टू इंडिया मींस भारत कब आए थे, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1914 में अपने घर वापस आए इंडिया में। 1915 में उन्होंने एक आश्रम बनाया अहमदाबाद में, जो था इंडिया में। नेक्स्ट आते हैं चंपारण मूवमेंट के बारे में। तो 1915 में गांधी जी वापस आए थे इंडिया, और ये मूवमेंट 1917 को 10 अप्रैल 1917 से मई 1917 तक चला था। ये इंडिया का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माना जाता है इसको। अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए, साउथ अफ्रीका में पहला सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ था, तो वो हुआ था 1906 में। और अगर इंडिया की बात किया जाए तो 1917 में। तो क्या है ये चंपारण मूवमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों को जबरदस्ती इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया। इंडिगो क्या है? इंडिगो एक डाई है, रिच कलर डाई, जो आप देखते हैं बेडशीट्स हो गए, कहीं पर अगर कलर करने की जरूरत रहती है तो इससे वो डाई एक्सट्रैक्ट होता है। तो इंडिगो का घाटा ये है कि अगर आपने इसकी एक बार खेती की, तो आप 1 साल 2 साल के बाद दूसरी खेती, उस बीच, उस अंतराल में कोई भी खेती नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स उस जमीन के ले लेता था, और दूसरे क्रॉप्स फिर उस वजह से खेती नहीं कर पाते थे, उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती थी उस वजह से। राजकुमार शुक्ला, ये सब, वो भी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के थे। ये सब जो भी चंपारण मूवमेंट चला है, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के जो फार्मर्स है उनके द्वारा था, उनके लिए था। तो राजकुमार शुक्ला ये सबसे खुश नहीं थे। उनको कंसेशन जो ब्रिटिश सरकार से दिया जा रहा था, वो भी नहीं वो लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सब की वजह से वो अपने मन पसंद के जो क्रॉप्स है, अपने मन के जो खाने के लिए जो नीड है उनको, वो भी नहीं खेती कर पा रहे थे। तो महात्मा गांधी ने ये सब देखते हुए उन्होंने ये चंपारण मूवमेंट लॉन्च किया 1917 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ताकि वो इंडिगो ना हुआ के अपने मन की खेती कर सके। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में मैंने आपको बताया कि नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंट मूवमेंट होता है, जो कि सरकार के कुछ स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशन को ना मानने के लिए किया जाता है, पैरालाइज करने के लिए किया जाता है सिस्टम को। ये खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 22 मार्च 1918 से 5 जून 1918 तक हुआ था। क्यों हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने इंक्रीज किया था टैक्स को 23% के आसपास।
कब किया था? 1917 से 1918 के बीच में। तो 1918 में गुजरात में एक सीवियर बीमारी फैली, बहुत ही सीवियर थी वो। इतनी, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक खेड़ा शहर है गुजरात में, उसी में अकेले 17,000 लोगों की मौत हो गई। और इसके फर्दर, इसके अलावा क्लोरिया करके डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वो भी लोकली आउट हो गई, वो भी फैल गई लोकली। इसके वजह से लोगों को और इश्यूज आने लगे और मौतें होने लग गई। सरकार ने कहा कि, सरकार ने ये टैक्स तब भी माफ नहीं किया। सरकार ने कहा टैक्स शुड बी पेड, द प्रॉपर्टी विल बी सीज्ड। अगर आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया तो उनकी प्रॉपर्टी को भी हथिया लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा टैक्स ना देने की वजह से। इस सब चीज की वजह से एक रिवॉल्ट आया इस टैक्स को ना देने के खिलाफ। और वो रिवॉल्ट के मेन लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये प्रोटेस्ट यूनाइटेड था, सब लोग मिलके कर रहे थे, डिसिप्लिन था, कोई भी इसमें नॉन वायलेंट था, नॉन कोऑपरेटिव था। जो भी सत्याग्रह का मैंने फॉर्म्स बताया उस हिसाब से था। और इस वजह से बहुत दिनों तक चलने के वजह से सरकार ने एग्रीमेंट पे आए, वो लोग एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आए कि ठीक है, जो इस साल का टैक्स है और जो अगले साल का टैक्स है वो सब कुछ हम लोग हटा देते हैं। सर, ये अंग्रेजों ने ये माना, और जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने सीज किया है, जो भी उन्होंने हथिया लिया टैक्स ना देने की वजह से, वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये खेड़ा सत्याग्रह का जब ये अंग्रेजों ने माना तो ये फिर 5 जून 1918 को खत्म किया गया। बात करते हैं रोवेल्ट एक्ट की। रोवेल्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पास किया गया, जिसमें इस सरकार को काफी पावर मिली। जिसमें एक लॉ ये भी था कि अब आप लोगों को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकते हैं। इस एक्ट के पर्पस के बारे में बात करें तो इस एक्ट का पर्पस ही यही था कि जो भारतीय लोगों में देश के प्रति सपोर्ट हो रहा है, ओन नेशन की बात हो रही है, उसको दबाई जा सके। सत्याग्रह पर लोगों को जेल में डाल सके, ताकि नेशनलिस्ट अपसर्ज जो हो रहा है, जो नेशनलिस्ट उत्पन्न हो रहा है या उथल पुथल हो रहा है देश में, उसको दबाया जा सके। इस रिस्पॉन्स में इसको गांधी जी ने सत्याग्रह कैंपेन चलाया इस एक्ट को विरोध करने के लिए, पीसफुल और प्रोटेस्ट स्ट्राइक स्टार्ट किया। और गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडरशिप भी एक्सेप्ट किया, ताकि वो इस नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन के एक लीडर की तरह आगे चला सके। बात करते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। तो मैंने अभी बताया आपको रोवेल्ट एक्ट के बारे में। रोवेल्ट एक्ट में ये प्रावधान था, ये पावर था ब्रिटिश सरकार के पास कि वो अब इंडियंस को अरेस्ट कर सकती है अगर वो प्रोटेस्ट पे बैठे विदाउट एनी ट्रायल। तो 2 फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज को उन्होंने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, एंड ये सब के खिलाफ इंडियन ने प्रोटेस्ट के लिए जलियांवाला बाग अमृतसर में गए, धरना देने गए पीसफुल। और बैसाखी भी था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी भी था, तो कुछ लोग जुटे वहां पे फेस्टिवल भी मनाने के लिए और ये प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। ये सब देख के एक ब्रिटिश थे, ब्रिगेडियर जनरल डायर, रेजिडेंट डायर, उन्होंने एक ब्रिटिश की टोली को ऑर्डर कर दिया फायर करने को। जो भी वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने गेट दोनों तरफ से बंद कर दिया। यहाँ पे सारे इंडियंस थे और यहाँ पर ब्रिटिश की टोली, ब्रिटिश के ट्रूप्स थे, उन्होंने उनको गोली चलाने के लिए बोल दिया उन सब इंडियंस पे। कुछ लोग कुएं में चले गए, कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, कुछ लोग नहीं निकल पा रहे थे, कुछ लोग को गोलियां लगी। और ये गोलियां लगने की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, जिसके गांधी जी लीडर थे, उन्होंने बताया कि 1000 लोग वहां पर मर गए इस इंसिडेंट की वजह से, और 1500 से ज्यादा लोगों का कैजुअलिटी आई, इंजर्ड हुए। इस पूरे इंसिडेंट की वजह से जो एक ट्रस्ट होता है इंडियन का, जो एक लॉयलिटी थी ब्रिटिश के खिलाफ, वो पूरी तरीके से टूट गई। अब इंडियन नेशनलिस्ट हो गया, ओन नेशन की मांग उनकी बहुत ज्यादा अर्ज पे आ गई। और ये सब चीजों की वजह से, ये सारे इंसिडेंट की वजह से एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1920 से 1922 तक। 22 को क्यों खत्म हुआ, मैं आगे बात करते हैं, मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता क्या है? ये भी सत्याग्रह का एक फॉर्म है। मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, जो पैरालाइज करना रहता है गवर्नमेंट को भाई कुछ स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मान के। बट नॉन कॉपरेशन में आप सरकार की कोई बात नहीं मानते हैं, नॉन कॉपरेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उन्होंने कुछ अगर आपको एक रूल्स दिए या एक कार्य दिया करने को, या आपको लॉस पास है, आप वो कोई भी लॉस, रूल्स, रेगुलेशन कुछ भी नहीं मानेंगे, टोटली इनकॉपरेट करेंगे सरकार के साथ। और यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे जाके 25 साल बाद हमारे देश को आजाद करने में काम आया। 25 साल बाद हमारे देश को आजाद करने में यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काम आ गया। नेक्स्ट है चौरी चौरा इंसिडेंट। इसी इंसिडेंट के वजह से 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया गया था महात्मा गांधी की वजह से। क्यों कर दिया गया, इसके बारे में बात करते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा एक जगह का नाम है गोरखपुर में। अभी गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी में। सो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के हाथों में था, वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में था। तो कुछ
प्रोटेस्टर्स जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो सम्मिलित हुए थे, उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस वालों के खिलाफ। क्लैश हुआ, भिड़ंत हुई। अब इसके जवाब में पुलिस वालों ने गोलियां चलाई उन प्रोटेस्टरों के ऊपर। जब गोलियां चलाई तो प्रोटेस्टर भी इस बार चुप नहीं रहे, उन्होंने भी रिटेलिएशन में उनके ऊपर हमला किया, पैटलेट्स फेंके या किसी भी तरीके से उस समय हमला किया, और इस वजह से 22 जो पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिसकर्मी वहां पर मरे और 3 सिविलियंस भी वहां पे उनकी भी डेथ हो गई। ये सारा इंसिडेंट एक वायलेंस का था और महात्मा गांधी वायलेंस के सख्त खिलाफ है, तो उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट के वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो 12 फरवरी 1922 को हॉल्ट पे कर दिया, खत्म कर दिया नेशनल लेवल पे, पूरा खत्म कर दिया नेशनल लेवल पे, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट था, इसी इंसिडेंट के कारण था। नेक्स्ट है साल्ट मार्च। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। बात करते हैं क्या हो रहा है, ये साल्ट मार्च क्यों हुआ था। तो एक एक्ट है, ब्रिटिश साल्ट एक्ट ऑफ 1882। इसके तहत कोई भी इंडियंस ना इकट्ठा कर सकता है नमक को, ना ही बेच सकता है। और साल्ट एक ऐसी चीज है, नमक एक ऐसी चीज है जो सबके डाइट, जो डेली खान पान है उसमें पड़ता ही है। तो अभी इस वजह से इंडियंस जो सिटीजन है उनको जबरदस्ती खरीदना पड़ रहा था ब्रिटिश रूलर के पास से नमक। अब इस वजह से क्या हुआ, एक मार्केट में मोनोपोली आ गया। मोनोपोली क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। 3 ब्रिटिशर से मान के चलते हैं, अब पूरा मार्केट यही हैंडल कर रहे हैं। तो अगर 10 रुपए का नमक है और ये अगर 20 में बेचेंगे तो भी आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीनों ने बढ़ाया, तीनों अगर ब्रिटिश है तो। और अगर यही 2 इंडियंस बेच रहे होते और वो 15 रुपए का बेचते तो सिर्फ 5 रुपए का फायदा ये अपने ऊपर ले रहे होते, तो आप इसी के पास से खरीदते। तो इनको भी मार्केट नीचे रखना पड़ता है, कांस्टेंट लाइन पे रखना पड़ता है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश बेच रहे थे और पूरा मोनोपोली मार्केट में आ गया था। और वो एक हैवी सॉल्ट टैक्स भी ले रहे थे उसके ऊपर, साल्ट के ऊपर 20 रुपए प्लस टैक्स भी ले रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो इंडियंस के जो पुअर्स थे उनको सबसे ज्यादा ये सब चीजों टैक्स की वजह से पीड़ित होना पड़ रहा था, एक इश्यूज आ रहे थे उनको। और सारे इंडियंस को सॉल्ट चाहिए ही रहता है खान पान के लिए। तो ये सब देखते हुए साल्ट मार्च एक गांधी जी की तरफ से इनिशिएटिव हुआ 12 मार्च 1930 को, जो कि एक एक्ट था सिविल डिसोबीडियंस का, जो स्पेसिफिक रूल था। मैंने जैसा आपको बताया ब्रिटिश रूल का रूल, ये एक्ट था, रूल था, जो आप नहीं इकट्ठा कर सकते और बेच सकते हैं। इसके खिलाफ इनका एक ना मानना सिविल डिसोबीडियंस का एक मूवमेंट था एक तरीके से उसके लिए। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये हुआ, जो कि ब्रिटिश सरकार में हुआ। ये जो मार्च हुआ उसमें बहुत इंडियंस इकट्ठा हुए, गांधी जी के फॉलो करते हुए 60,000 नियरली 60,000 लोग गिरफ्तार हुए और 240 माइल उनको चल के जाना था अरेबियन सी के पास, और ये डिस्टेंस था 240 माइल्स। एंड 60,000 लोग, नियरली 60,000 लोग गिरफ्तार हुए। इतनी ज्यादा तादाद में लोग थे और खुद गांधी जी भी इसमें गिरफ्तार हुए। और ये सारा साल्ट मार्च कब खत्म हुआ, साल्ट मार्च मीन्स आप एक पोजीशन से अहमदाबाद अगर गांधी जी हैं, यहाँ से एक अरेबियन सी तक जाना, मार्च करना यहाँ से यहाँ तक, एंड देन पिंच ऑफ नमक को इकट्ठा करना, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ द रूल। तो ये करने जा रहे थे वो, और 5 अप्रैल 1930 को ये मार्च खत्म हुआ। गांधी इरविन पैक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो साल्ट मार्च में चल रहा था, उसमें कुछ 11 से 12 शर्त गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने रखा। लॉर्ड इरविन ने जो समय के वॉइस रहे थे, उन्होंने उस समय उन शर्तों को मानने से मना किया। बट इस वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड जो ब्रिटिश सरकार थी, उनका एक इमेज खराब हो रहा था कि ये इंडियन को प्रताड़ित कर रहे हैं। सो ब्रिटिश सरकार ने सिविल डिसोबीडियंस को खत्म करने के लिए, जो मूवमेंट चल रहा था टोटली, और इमेज बचाने के लिए भी गांधी जी के कुछ शर्त 5 मार्च 1931 को मान लिए। जो 2 शर्त नहीं माने गए थे वो थे, जो पुलिस की तादाद जमा होती है उसकी पब्लिक जांच करवाना, और दूसरा भगत सिंह और जो उनके साथी थे उनका पूरा जो डेथ सेंटेंस दिया गया उसको उम्र कैद में तब्दील करना। तो ये जो 2 शर्त थे वो इरविन ने नहीं माने। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो कौन कौन से शर्त थे जो इरविन ने मान लिए गांधी जी के, और यही पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन हुए थे महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। पिछले स्लाइड में हमने बात किया कौन कौन से शर्त नहीं माने गए इस एग्रीमेंट के द्वारा, बट कौन कौन से शर्त माने गए उसके बारे में बात करते हैं। जो भी अध्यादेश थे उनको हटा दिया गया, जो पॉलिटिकल
लीडर्स थे जो वायलेंस में सम्मिलित थे, चौरी चौरा इंसिडेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनको रिलीज करने के लिए एग्री किया गया। एग्री हुए वो लोग जो शराब की दुकान है या फॉरेन की बाहर की कपड़े की दुकान है उस पर धरना दे सकते हैं आप पीसफुल हटाने के लिए, उसके लिए ये लोग एग्री हुए। जो बैन था एलसी के ऊपर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, वो वापस ले लिया गया। जमीन हड़प ली थी जो सत्याग्रही, जो सत्याग्रह में जो लोग इकट्ठा होते हैं उनको बोला जाता है सत्याग्रही, तो उनके प्रॉपर्टीज को वापस देने के लिए ये लोग एग्री हुए। जो साल्ट एक्ट था जिसके तहत लोग इकट्ठा नहीं कर सकते नमक को या बेच नहीं सकते, अब वो इकट्ठा भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ये सब के लिए परमिशन मिला। तो ऐसे गांधी जी की मांग थी वो पूरी की गई लॉर्ड इरविन की बाय द एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड इरविन ऑन 5 मार्च 1930 इंडिया टूवर्ड इंडिपेंडेंस। सो गांधी जी 1933 से 1939 के बीच एब्सेंस थे पॉलिटिक्स में। 1942 में उन्होंने एक बहुत ही फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो समय की पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने इस क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को ब्रिटिश सरकार के सामने डिमांड रखा भारत को आजाद करें, और इस रिजोल्यूशन के सपोर्ट में गांधी जी ने पूरा नेशन वाइड में एक सत्याग्रह कैंपेन चलाया बाकी के लीडरों के साथ मिलके। गांधी जी इस मूवमेंट के वजह से, इस कैंपेन के वजह से अरेस्ट हुए और उनको जेल में रखा गया। 1945 आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर के आखिर में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो लेबर पार्टी पावर में आई ब्रिटेन में। सो बात ये हुई थी, ब्रिटेन में इंडिया के कुछ लोग रहते हैं, तो जो लेबर पार्टी था, लेबर पार्टी में जो लीडर्स थे उन्होंने बोला था अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपकी मदद करेंगे भारत को आजाद करने के लिए। और इंडियंस ने वोट दिया लेबर पार्टी को और वो पावर में आई। तो उन्होंने भी अपना वादा रखा और लेबर पॉलिटिशियंस जो थे, लेबर पार्टी के जो पॉलिटिशियंस इंडियन लीडर्स के साथ काम करके उन्होंने भारत को आजाद करने में मदद की और भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना भी बाद में जाकर। 1946 जब लेबर पार्टी 1946 जब लेबर पार्टी ब्रिटेन में आई तो एक असमंजस हो गया इंडिया में कि आजादी के बाद किसकी मेजोरिटी ज्यादा रहेगी, किसकी किसकी रिप्रेजेंटेशन इंडिया में, इंडिया की सरकार में ज्यादा रहेगी, या तो हिंदू या तो मुसलमान। इस पूरे असमंजस में एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होने लगा इंडिया के जो मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे, और वो दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं थे और कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था कि ये या तो हिंदू राष्ट्र होगा या मुसलमान राष्ट्र होगा। इस पे जब कोई भी फैसला नहीं हुआ तो वही हुआ जिसका किसी ने भी उस समय तो नहीं सोचा था। एक इंडिया और पाकिस्तान में हमारा पूरा इंडिया विभाजित हुआ और ये सब बेस हुआ कास्ट के बेसिस पे, हिंदू और मुसलमान के बेसिस पे। इंडिया जो था बेस मेजोरिटी हिंदू एंड पाकिस्तान बेस मुस्लिम्स। गांधी जी ये सब के खिलाफ थे क्योंकि वो कास्ट के बेसिस पे ये जो विभाजन था वो नहीं देखते। वो एथनिक डिफरेंस जो सभ्यता थी वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी। गांधी जी को रियलिटी पता चली ये विभाजन के बाद। 1947 में जब 14 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपना आज़ादी का डिक्लेयर किया कि इंडिया आज़ाद हो चुका है, तो जो कंट्री अपनी थी वो दो स्टेट्स में, दो कंट्रीज में पार्टीशंस हुई, विभाजित हुई। एक इंडिया जहाँ पे हाईली हिंदू पॉपुलेशन थी और एक पाकिस्तान जहाँ पर हाईली मुस्लिम पॉपुलेशन थी। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने पार्टीशन के बाद, और जो मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मांग की थी, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के ये पहले गवर्नर जनरल बने। ये जो पार्टीशन था ये लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन का एक हिस्ट्री था कि 10 मिलियन से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को हिंदू नेशनलिस्ट ने, जो हिंदू के कट्टर हिंदू थे, नथुराम गोडसे, उन्होंने उनके चेस्ट पे 3 बार गोली मारी और गांधी जी की उस गोली की वजह से 78 के एज में उनकी डेथ हुई और पूरे देश के लिए शॉकिंग था। गांधी जी ने जो सपना देखा था भारत के आजादी का वो पूरा हुआ, वो उनको मिला। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे महात्मा गांधी के बारे में और उनके मूवमेंट के बारे में। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीडियो को गो थ्रू जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने www.search24.in पे डाल दिया, आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।